बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीट स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ रूबा अरूज और आज बीट स्पेशल में एक मरतबा फिर से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। जब से ये पार्टी गवर्नमेंट में आई है एक ही बात सुनने को मिल रही है, आज रात तब्दीली हो जाएगी, आज जो है वो ये वज़ीर आला तब्दील हो जाएगा, आज ये मिनिस्टर तब्दील हो जाएगा, आज ये कैबिनेट रीशफल हो जाएगी। और सम टाइम तो हम सोशल मीडिया पर ये भी देखते हैं कि -1 की बातें हो रही हैं, -3 की बातें हो रही हैं। तो पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, तब्दीली की बातें होती रही, बहुत से जो मसाइल थे उनका सामना भी रहा, मुआशी मसाइल का, उसके साथ साथ जो है वो कोरोना की वबा ने आन दिया, IMF के फंड्स का मामला रहा, तो ये तमाम मुश्किलात फेस करना पड़ी। लेकिन इन सब के साथ साथ एक चीज़ जो चलती रही वो ये चलती रही कि आज रात तब्दीली हो जाएगी, अगले माह तब्दीली हो जाएगी, अगस्त का इंतजार हो रहा है, APC बुला लिया है, ऑपोजिशन के लोग इनसे आ मिले हैं या फिर इनके लोग जो है वो ऑपोजिशन से जा मिले हैं। ये तमाम बातें चलती आ रही हैं और तकरीबन जो है वो 2 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अब एक मरतबा फिर हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप देख रहे हैं कि -1 की बात हो रही थी, फिर -3 की बात हुई और फिर पंजाब में तब्दीली की बातचीत शुरू हुई और इसको बहुत सीरियस लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है। अगर हम ये कहें कि ये प्रोपेगेंडा की एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है सहाफत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो ये गलत ना होगा। इस तमाम सूरत हाल पर खास तौर पर जनूबी पंजाब में क्या तब्दीलियां हुई, सेक्रेटेरिएट बनाया गया, वहां पर जो एडिशनल IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो तब्दील कर लिए लगा दिए गए, साथ साथ कुछ अफसरान को हायर किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के सूबाई वजीर मोहसिन लगारी, जो कि आप पाशी के मिनिस्टर हैं। जनूबी पंजाब के हवाले से बातचीत हो तो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? बीट स्पेशल में वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मोहसिन लगारी साहब, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, हम एक ही बात, पहले भी यही बात सुनते थे कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है, उसके बाद भी तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो साजिशें भी कर रहे हैं? कभी आपका नाम आ जाता है, आपको वज़ीर आला के तौर पे ले आएंगे, कभी दूसरे मिनिस्टर्स का, आपस में ताल्लुकात इस तरह से ख़राब नहीं होते, ये क्या है? जी हाँ, मैं खुद इस बारे में बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आपके जो साथी होते हैं उनके साथ एक बदएतमादी बीच में आ जाती है। इंसानी फितरत है जी, अगर किसी को कहा जाए ये कि फ़लाँ आदमी तुम्हारे सीट के पीछे है या तुम्हारे लिए कर रहा है, तो इंसानी फितरत ये है कि आपको उससे थोड़ा सा एक कॉन्शियस हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जहाँ तक मेरा इल्म है ऐसी कोई बात नहीं हो रही जी, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे जैसे हम लोग नमक मिर्च मिसाले को पसंद करते हैं, तो एक नमक मिर्च मिसाले वाली बात है। और मेरे इल्म में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है कि ऐसी हो रही है, ना मेरी किसी के साथ कोई लॉबिंग है, ना मैं इसके सिलसिले में कोई ग्रुपबाजी कर रहा हूँ। मैं तो दफ्तर से घर, घर से दफ्तर वाला आदमी हूँ। मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल, ये महलाती साजिशों वाली जो चीज़ है, गेम है, ये मेरी बस से ही बाहर की चीज़ है। वो अल्लाह ताला ने फितरत में नहीं डाला, पीछे से ऐसे पुर्जे ही नहीं डाले इस मशीन में कि जो इस किस्म की चीज़ करे। काम से काम डेफिनेटली, क्योंकि जब से मेरा भी आपसे वास्ता है, आप इरिगेशन पे ही कह रहे होते हैं कि बात करेंगे हम लोग। सर, ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, लोकल पॉलिटिकल सिस्टम है, और ये जो खासतौर पर प्रोपेगेंडा है जिसमें हम मीडिया को भी कह सकते हैं कि ये कहीं हद तक इन्वॉल्व है, इसको कैसे देखते हैं कि ये क्या अपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही होती है या अपने ही बीच में लोग हैं कुछ जो लॉबिंग कर रहे होते हैं? मेरे ख्याल में जो या असल इशू से नजर हटाने के लिए ये सारी हमारे जो फर्टाइल माइंड्स है ना, हम हर वक्त सोचते रहते हैं, तो वो चलता रहता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात करके हम उसको क्या कहूँ कि एक माइंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, फिर लोग इसी चीज़ पे बातें करते रहते हैं। और जैसे कि आपने कहा, जो रियल इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हट जाती है। रियल इश्यूज को डिस्कस करना और रियल इश्यूज के को सोल्यूशन निकालना, उनका ये एक मसला है, इसका हल क्या निकालना है, हमारी एनर्जीज वहाँ से हट के इस किस्म की बातों के लिए तरफ चली जाती हैं। आप कभी अखबार में या उसमें देखें तो जो मेन पेज है उससे ज़्यादा जो अंदर गॉसिप वाली खबरें होंगी उनको ज़्यादा, फिल्मी सफ़े को ज़्यादा गौर से इंसान पढ़ेगा कि फलां जगह ये हो गया, फलानी ये हो गया, ये हो गया। तो हमारा ये एक कमज़ोरी है कि हम नमक मिर्च मिसाले को ज़्यादा पसंद करते हैं और हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को हम लोग जो है नहीं पसंद करते। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक इंसानी फितरत है कि जब आप कोई चीज़ ऐसे जो रूटीन से हट के है वो बताएंगे तो सुनना भी चाहेगा अगला बंदा। लेकिन एक चीज़ जो कि मैंने भी ऑब्जर्व की, आपने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो आपने नोट भी किया होगा कि जब पार्टीज़ होती हैं, जब ये अपोजिशन में थी तब इनकी पार्टी के अंदर की सियासत चलो अच्छी भी लगती थी, उसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, धड़ेबंदी भी अच्छी लगती थी, एक ग्रुप ये चाहता है, एक ग्रुप ये चाहता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं, आप कैबिनेट बना लेते हैं, स्पेशली अगर हम वफाकी काबीना की बात करें, तो ऐसा लगता है कि वहां पर
ہر ایک بندہ اپنی جماعت لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اس کو ہم ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے, اس کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو یہ کیوں صورتحال ہے؟ حکومت میں آ کے تو ایک پیج پہ ہو جانا چاہیے. اوپینین ہر کسی کی اپنی ہونا ایک بالکل اچھی بات ہے جی. ایسے تو نہیں ہے کہ سب لکیر کے فقیر ہوں جو ہو, لیکن یہ جو ڈسکشنز ہونی چاہیے یہ بند کمرے میں ہونی چاہیے, جو اختلاف ہو ہمارا بند کمرے میں ہو, اور ہم ایک دوسرے کو قائل کریں کہ میرا نقطہ نظر بہتر ہے, میرے نقطہ نظر کے ساتھ یہ ہے, اور اس بند کمرے میں جو ایک فیصلہ ہو پھر سب اس فیصلے پہ متفق اور کٹھے کھڑے رہیں. میری اوپینین کو, میری رائے کو اگر نہ بھی پریفرنس دی جائے اور کسی اور کی بات کو مان لیا جائے تو مجھے, کیونکہ یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوا ہے, مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو اتنا زیادہ جو ہے یہ جو عجیب کئی دفعہ ڈفرینٹ قسم کی باتیں آتی ہیں, میرے خیال میں یہ باہر آنا مناسب نہیں ہے. تو یہ باہر کوئی اور تو نہیں لے کے آتا, خود ہی لوگ جا کے پبلک پہ بات کرتے ہیں, میڈیا پہ بات کر لیتے ہیں؟ نہیں, بہت سارے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنی وہ اس رسپانسبل پوزیشن میں اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں کرتے اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ میں جو نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلیں, یہ تو ساری صورتحال ہے. کچھ تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا ہم پچھلے دنوں میں جائیں اور قومی اسمبلی کے سیشنز کی بات ہی کریں, وہ جو ایک پبلک پلیٹ فارم ہے جہاں پر پبلک کی باتیں ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں, ایک دوسرے کے گھر تک پہنچنا اور ایک دوسرے کے ماضی تک پہنچنا, یہ بھی ہماری سیاست کا حصہ ہے. کبھی آپ کو وقت ملے نا تو آپ پنجاب اسمبلی کی لائبریری کے اندر پرانی اسمبلی کی پروسیڈنگز کو پڑھنا. میں ایک دفعہ ایک لا پہ کام کر رہا تھا, تو میں نے جس وقت وہ لا 1927 میں بنا تھا تو میں نے کہا دیکھوں اس وقت اس کے اوپر کیا بحث ہوئی تھی. آج کل تو قانون کے اوپر ہمارے بحث نہیں ہوتی, اگر آپ ہاں اس زمانے میں پڑھا کرتے تھے لوگ. تو جب میں اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھا تو جو لیول آف ڈیبیٹ تھا وہ بہترین تھا, اور ایک دوسرے سے جب بات کیا کرتے تھے تو کسی کو نام سے بھی نہیں ایڈریس کیا جاتا تھا. مطلب آنریبل ممبر فرام کیمل پور اس زمانے میں جیسے از ریکویسٹڈ دس, ول دی ریسپیکٹڈ ممبر فرام مونٹگمری پلیز ایڈریس دس ایشو, اس طرح کر کے بات کیا جاتا تھا کہ عزت مآب ممبر جو ہیں وہ اس پہ بات کریں. اب تو تقریباً ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑتے, ورنہ باقی تو سب لڑائی شور شرابہ جا. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور پرسنل اٹیک کرنا اور اس کا پھر کاؤنٹر اٹیک کرنا کتنا ہوتا ہے. اس سارے عمل کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں کر رہا, اور صرف یہ ہم لوگ جاتے ہیں فلور پہ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے آ جاتے ہیں. تو جو ہماری ذمہ داری ہے پالیسی میکنگ والی, ہم اس پالیسی میکنگ کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. تو ملک کی پالیسیز کو ہم کیسے بہتر کریں گے, کیسے اپڈیٹ کریں گے بدلتے ہوئے حالات. آپ اپنے ملک ابھی دیکھ لیں, ہمارے ارد گرد آپ دیکھ لیں, ابھی یہ ہندوستان اور چائنا کا ایک ایشو ہوا, افغانستان کے اندر سے طالبان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ایک ان کے ایگزٹ کا وہ چل رہا ہے, ایران کے ساتھ ایک ٹینشن چل رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, ایران اور چائنا کا بھی ان کے اگریمنٹ ہوا ہے. ایران میں سے ہندوستان کا جو چابہار والا پروجیکٹ تھا اس میں سے ایران والوں نے ان کو خدا حافظ کہہ کے چائنا کے ساتھ کم. تو ہمارے ارد گرد اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوں گے. یہ جو روایت ہے, یہ جو کلچر ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ بھٹو کے دور سے شروع ہوا تھا, لیکن بہت سے جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کی بنیاد عمران خان نے رکھی ہے. بنیاد نہیں رکھی, یہ ہمیشہ سے ایسے. میں تو عمران خان صاحب کے تقریباً ساتھ ہی ہم لوگ پارلیمنٹ میں آئے. میں 2002 میں پنجاب اسمبلی میں آیا, وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں آئے تھے. تو اس سب آنے سے بھی یہی بات ہوتی تھی. ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر اگریسونیس والا بن گیا ہے, ہم دوسرے کے نقطہ نظر کو سننے کو تیار نہیں ہیں, برداشت کی کمی آ گئی ہے. اس میں عمران خان یا عمران خان سے پہلے ہی ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا تھا, اس وقت عمران خان نہیں آیا تھا نا. یہ ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے, تو اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی بنا بھی ایک دم نہیں ہے اور ختم بھی ایک دم نہیں ہوگا. ہمیں گھروں سے یہ تعلیم, ہمارے ماں باپ جو ماں کی گود ہے نا, وہ ہمیں یہ بتائے. ویلیوز تو ہمیں گھر سے ملتی ہیں,
वैल्यूज हमें कहीं और से नहीं मिलती। घरों में भी आज हम ये देखते हैं, बच्चों पे ये दबाव होता है कि यार ए ग्रेड लेना है, आगे जाना है, ट्यूशन पढ़ो, ये करो, मुकाबले की हमने उनके अंदर वो एक डाल दी है। हमने उनमें ठहराव बच्चों में नहीं हम इनकलकेट कर रहे, उनको वो वैल्यूज नहीं दे रहे कि राइट एंड रॉन्ग क्या है, बस आगे बढ़ना है हर कीमत, बेईमानी कर लो, वो पेपर्स वाले से मिल लेंगे, वो जो पेपर चेक करे उसको पैसे दे देंगे, ये नोट्स उसके ले आओ, ये हम कर रहे हैं ना हम ये। तो जब ये घरों से जब हमें ये तरबियत मिल रही है, तो जब हम बाहर निकलते हैं तो वो अग्रेसिवनेस वहाँ भी सामने आती है, और असेंबली या पार्लियामेंट भी वही कुछ रिफ्लेक्ट करेगा जो कि हमारी जनरल पब्लिक की एक। बिल्कुल, और जब सियासत में आने का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा तो फिर आप ऐसे ही लोग जो है वो सियासत में आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपके हल्के के हवाले से बात करना चाहूँगी। कुछ आपने कारकर्दगी रिपोर्ट भी अपनी वज़ीर आला पंजाब को पेश की, अपने महकमों की सब ने पेश की, तो ये जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स मंगवाई गई थी, इनका क्या मकसद था, क्या कारकर्दगी अभी तक जो है वो आप पेश कर सकें, क्या इसकी बिना पर कैबिनेट रीशफलिंग होगी? होना तो ये चाहिए कि आपको जो जिम्मेवारी दी जाए आप वो काम करें, और आपको एक फ्री हैंड मिलना चाहिए कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, अब तुमसे पूछा जाएगा कि ये जिम्मेवारी तुमने किस तरह निभाई। फिर उसमें थोड़ा सा फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी अगर वजारत को देखूं तो मेरे महकमे के अंदर सेक्रेटरीज़ की काफ़ी तब्दीलियां होती रही हैं। तो जो हमारा इंतज़ामी निज़ाम है उसमें यह है कि जो सेक्रेटरी है वो ऑफिशियल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मीनिंग ये कि मैंने तो पॉलिसी की डायरेक्शन देनी कि हमें इस रुख पे चलना है, उसको इम्प्लीमेंट करना काम है सेक्रेटरी का। तो अगर फ्रीक्वेंट जब चेंजेस होती हैं तो फिर आप वही जैसे वो बचपन में वो गेम खेला करते हैं लूडो की पिछली की तरफ स्नेक एंड लैडर्स, तो आप वो चलते हैं 100 तक पहुंचना, तो फिर आपको सांप ने डंग मारा तो आप फिर वो नीचे आ गए। कुल ब्यूरोक्रेसी से शुरू से ही पहले दिन से ही बहुत से वज़रा शिकायत करते नजर आ रहे हैं, और जो अदम इस्तेहकाम है उस पर भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बीट स्पेशल में सूबाई वज़ीर बराए आबपाशी जो मोहसिन लगारी हैं उनसे बातचीत हो रही है। कुछ हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा कि आपके महकमे में सेक्रेटरी कितनी दफ़ा तब्दील हुआ, ये कौन लोग हैं जो तब्दील करवाते हैं? कुछ सिफारिश आती है या फिर काम से मुतमईन नहीं होते तो तब्दील कर दिया जाता है? ब्यूरोक्रेसी की इतनी स्पीडली तब्दीलियाँ क्यों होती हैं? और बहुत से खुद भी अफसरान शिकायत करते हैं कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता काम करने का, हम कैसे काम करें? ये चीज़ मेरी भी समझ से ऊपर है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरा सेक्रेटरी तब्दील कर दिया जाए या मुझे फलां सेक्रेटरी चाहिए। सब अफसर एक जैसे ही होते हैं तकरीबन, आपने उनके साथ काम करना होता है। हर आदमी की एक शख्सियत मुख्तलिफ हो सकती है, काम करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाते हो कि भाई किस तरह लेके चलना है, फिर वो तब्दील हो जाते हैं। क्यों तब्दील होते हैं ये मेरी समझ से भी बाला है। इससे सिर्फ एक स्मूथ ऑपरेशन और स्मूथ गवर्नेंस के अंदर एक रुकावट ही आती है। अगर मतलब एक जब मिसाल दूं मैं आपको, अगर किसी आदमी का किसी अफसर का इरिगेशन महकमे में तबादला हुआ तो उसके लिए ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। हर महकमे का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर और काम करने का तरीका है। तो आपको 3-4 माह तो लगते हैं कि ये निज़ाम चलना कैसे है, यहाँ पे किस तरह की डिवीजन्स हैं, किसकी क्या जिम्मेवारी है, मशीनरी वालों ने क्या करना है, फ्लड वालों ने क्या करना है, कौन कौन वहाँ पे लोग हैं, कनाल ऑपरेशंस में कौन है, प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ इसके महकमे के वो है ना। आपको इतना टाइम तो उसको समझने में लगता है। जब आपको समझ आती है और थोड़ी सी अफसरों की भी समझ आती है कि इस अफसर की क्या कैपेसिटी होगी, इस इंजीनियर से क्या काम लिया जा सकता है, तो आपका तबादला हो जाता है, फिर वो नया आदमी आता है। मुझे इस दफ़ा जो मेरे भी सेक्रेटरी आए हैं वो उनसे तो वो पहले भी यहाँ पे रह चुके हैं, सो ही अंडरस्टैंड, तो उनको जो है वो अलफ बे से काम करना शुरू नहीं करना। अब हम उसको जो जिनके साथ पहले जिन प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं। टेन्योर में कितने सेक्रेटरी आपके तब्दील हुए हैं? 6 सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, और उसमें आपने कभी नहीं कहा कि मुझे ये चेंज करवाना है, या किसी की आपको सिफारिश आई हो? मैं थोड़ा सिफारिश के मामले में तो बदनाम हूँ कि मैं तो कानून के मुताबिक चलता हूँ। मेरे दफ्तर में मैंने वो बड़ा लिख के लगाया हुआ है कि कानून ये है कि नहीं इंटरफेयर करना। बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन असूल और तरीके के साथ चलने से ही बेटा आगे काम चलेगा। दुनिया में जिन कौमों ने जिन मुल्कों ने तरक्की की है, इसलिए तरक्की की है कि किसी असूल के साथ वो चल रहे हैं। हम
ہم قانون کو توڑنے کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں. بڑی بات میں نہیں, کوئی مثال نہیں, آپ باہر چلی جائیں ابھی روڈ کے اوپر, آپ کو لوگ اپنی ٹریفک لین میں بھی چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, لال بتی پہ بھی رکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اور یہ نہیں کہ انہوں نے لال بتی کو توڑ کے آگے کہیں جا کے آگ بجھانی ہے یا جا کے کوئی برین سرجری کرنی ہے, آپریشن کرنا ہے, مریض کی زندگی خطرے میں, کوئی وہ نہیں ہوگی. ہم جلدی میں ہوں گے, بس قانون نہیں فالو کرنا. یہ پھر میں جیسے کہتا ہوں, یہ معاشرے کے اندر ہمیں اپنی ایک اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. وہ میرا ایک دوست باہر سے آیا ہوا تھا, تو اس نے ایک بڑی مجھے پوچھا, وائی آر دے ان سچ اے رش, کیوں یہ اتنی جلدی میں جا رہا ہے, کیا یہ فائر بریگیڈ ہے, اس نے جا کے کہیں آگ بجھانی ہے؟ نہیں, وہاں جا کے وہیں پہ بیٹھ کے گپے ہی مار جائیں گے. لیکن ہم نے وہ طریقے کے ساتھ ٹھہراؤ نہیں رہ گیا, وہ بہت زیادہ جلد بازی. اس میں پھر یہ ایک دم نہیں ہوا, ایک دم نہیں ہوا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بڑھتا گیا, اور اب اس کو وہ ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اگر آپ کسی کو اصول قانون کی بھی بات کرو نا, تو ان کو نہیں سمجھ آتی, ناراض ہوتے ہیں, یار کیا مطلب, یار پہلے تو ایسے ہوتا تھا. اچھا, یہی میں کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اتنے اسٹرکٹ رولز بنائے ہوئے ہیں, تو ایک تھیوری آف آئسولیشن آپ نے بالکل پڑھی ہوگی کہ جب کوئی اپنے اتنے سخت رول بنا لیتا ہے تو اس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے آہستہ آہستہ گروپ میں سے. تو کبھی ایسی فیلنگ ہوئی ہے کہ بھائی مجھے الگ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کیا بھائی یہ رولز لے کے آ کے بیٹھ گئے؟ نہیں, میں تو ہر وقت سمجھاتا ہی رہتا ہوں. مجھ سے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں تو پروفیسر کیوں نہیں بن جاتا, ہر وقت لیکچر دیتا تھا رائٹ اینڈ رانگ کا. بیٹا زندگی میں یہ تھوڑا سا ہٹ کے بات, زندگی کسی طریقے کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچوں کے اندر صحیح اور غلط کی ویلیوز ڈالیں, باقی یہ ساری چیزیں انسگنیفیکنٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے وہ ویلیوز سیکھ لی نا, رائٹ اینڈ رانگ کی ویلیوز, تو آپ کو پھر یہ جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں ہوتا. جب میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں اور اللہ مجھ سے پوچھے, مجھے یہ نہیں پوچھے گا تمہارے بیٹے نے کیا کیا, تمہارے باپ نے کیا کیا, میں اپنے عمل کا جواب دے ہوں. تو یہ ویلیوز صحیح ڈالنے والی ضرورت ہے ہر جگہ. بالکل, ویلیوز بہت ضروری ہیں کسی بھی میدان میں, دیکھ لیں آپ بچوں کی تربیت سے یا سیاست سے. اچھا سر, تھوڑا سا جنوبی پنجاب پہ بات کرنا چاہوں گی. جنوبی پنجاب کے میں سیکریٹریٹ بنانے کا بھی خبریں تو چل چکی ہیں, میں گراؤنڈ پہ جا کے میں بھی نہیں دیکھی آئی, لیکن کیونکہ آپ اس کے بڑی نمائندگی بھی کرتے رہے ہیں, تو اصل صورتحال کیا ہے؟ افسران تو لگا دیے گئے, کوئی کام بھی شروع ہوا ہے؟ میری اس دن پرائم منسٹر صاحب سے اسی سلسلے میں نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی, جس کو کہ عجیب و غریب قسم کے رنگ دے دیے گئے لوگوں نے. میری ان سے کافی دن پہلے کی جب یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی, میں نے اسی وقت ٹائم مانگا تھا کہ اس کو فردر ہمیں کس طرح لے کے چلنا ہے. ہمارے ملک میں یہ تجربہ کبھی نہیں ہوا پہلے. ہمارے لیے بالکل ایک انچارٹڈ ٹیریٹری ہے, ہم نئے زون کے اندر جا رہے ہیں کہ اس کو ہمارے ملک میں کبھی صوبہ ایسے نہیں بنا کہ کس طرح کرنا ہے. تو اس کے اندر بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنا یہ ایک پیچیدہ کام ہے. اس کے اندر ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے ایک ایک کر کے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم موجودہ پنجاب کے وسائل کی تقسیم کس طرح کریں گے. اور وسائل صرف پیسے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بجٹ میں 32% اس کا 35% رکھ دیا تو وہ چلیں پیسے تو آ گئے. ابھی اسی پنجاب کے اندر اوپر لائبلٹیز بھی ہیں, ادھار ہے نا پنجاب کے اوپر. ہم نے اورینٹ ٹرین کا ادھار لیا ہوا ہے, ہم نے اور ٹرین کنٹینیوسلی پے کرتے جانا ہے. وہ اب وہ پے کس نے کرنا ہے؟ جو نیا صوبہ بنے گا اس نے پے کرنا ہے, یا جو پرانا والا صوبہ ہے اس نے پے کرنا ہے؟ نئے والے صوبے نے پے کرنا ہے تو کس حد تک پے کرنا ہے؟ اور جو پنجاب کے امپلائیز ہیں ان میں سے کون جو ہے وہ نئے صوبے کا امپلائی ہوگا اور کون سا پرانے صوبے کا امپلائی ہوگا؟ جو پینشن لے رہے ہیں لوگ, ان کی پینشن, یہ بھی بہت بڑے بڑے بوجھ ہیں نا. پنجاب کے اندر جو ہمارا ابھی پانی آ رہا ہے اس کو ہم نے کس طرح تقسیم کرنا ہے؟ کیا پنجاب کو جو دیا گیا پانی ہے اسی کو ہم نے تقسیم کرنا ہے, یا نیا واٹر اپروپریشن ایکارڈ بنانا پڑے گا جس میں جو نیا صوبہ ہوگا پانی میں وہ اپنا حصہ مانگے گا اور اس کو کس طرح کرا جائے گا؟ سینٹ کے اندر جو ہے وہ نمائندگی جو ہے باقی صوبوں کو قبول ہوگا کہ موجودہ پنجاب کی زیادہ ہو جائے؟ نیشنل ہر چیز جو نیا ہمارا ہائی کورٹ اپنا نیا بنے گا, این ایف سی ایوارڈ کے اندر نمائندگی ہوگی, ارسا کے اندر نمائندگی ہوگی. تو یہ ایک ایسا ایک عمل ہے, یہ حکم نہیں ہے, یہ ایک لمبا عمل ہے جس پہ بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو ہمیں, اور یہ انسالویبل پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کو بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ کہیں ڈسکس کرنا ہے, سب لوگوں کو آن بورڈ لانا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو یہ چلیں گے. آئینی ترمیم کے سے پہلے سب لوگوں کو یہ
बावर कराना है। हम जोश में या जल्दी में कह तो देते हैं, बाकी पार्टियां भी कह रही हैं कि जी हम इसको सपोर्ट करेंगे, कह रही हैं ना। जब बैठेंगे फिर हम कहेंगे सिंध वाले भाइयों से कि भाई जब इरसा के अंदर पानी की तकसीम होनी है तो हमारे जो हैं मौजूदा पंजाब के 2 नुमाइंदे बैठा करेंगे, तो फिर देखते हैं कि फिर उनकी क्या रिएक्शन आता है, उनको किस तरह हमने सेटिस्फाई करना है ना उनको। ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, मुझसे लोग कहते हैं कि यार तो कहता हूँ नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कहीं बैठ के इसको संजीदगी से करना पड़ता है। जब हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी तो हेडवर्क्स रह गए थे इंडिया में और दरिया यहाँ आ रहे थे, सतलुज और रावी का कंट्रोल उनके पास था। तो क्या हुआ था फिर 1948 में उन्होंने बंद कर दिए थे, फिर हमने वो नेगोशिएशंस की और फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी हुई। इसी तरह जब अगर बैराजेस है वो अगर ये ऊपर वाले पंजाब के अंदर होंगे, बल्लोकी से हमने सुलेमान का पानी लेके जाना है, जहाँ पे बहावलपुर और उनके लिए जाना है, तो बल्लोकी तो यहाँ कसूर के साथ है। तो इस फिर मैं कहूँ, लोग कहते हैं कि यार भाईजान मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो नहीं सकता, लेकिन बैठ के इन मोडेलिटीज सारों को कहीं करना है ना हमने तय। पंजाब के अंदर अगर हमने जनूबी पंजाब का जो हम अलग अभी ये इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने के लिए हमें कई जगह पे कानूनों के अंदर हमें तरमीम करनी पड़ेगी और कहीं हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। उन सारे चीज़ों को मिल के जब हम करेंगे तो फिर ये होगा कि ये 2 हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स करती हैं। आईनी तरमीम पास होने से पहले ही हमने 2 ये बना दी हैं तकसीमें। अब इसमें एक आदमी है जिसने ऑप्ट किया है कि वो साउथ पंजाब वाले सूबे के अंदर वो जाएगा, तो उसको हम वहाँ पे डाल देंगे, दूसरे को हम कहेंगे तो वहाँ पे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत सारी सोच विचार के बाद और संजीदा फैसले का डिस्कशन के बाद होने की ज़रूरत है। फिलहाल तो हमने सिर्फ एक अफसरों को वहाँ पे तैनाती की है। अब जिन अफसरों की हमने तैनाती की है उन अफसरों के साथ पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और ये फिर वो बिजली के स्विच की तरह नहीं है कि ऑन कर देंगे या ऑफ कर देंगे, तो इसको डेवलप करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक वर्किंग अभी तो सिर्फ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है आपकी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, वज़ीर आला पंजाब से भी इस हवाले से मुलाकात हुई है, आपने अप्रिशिएट भी किया था इस डिसीजन को। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलें बनाने की भी बातचीत हो रही है, पहले ग्रेजुअली डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, तहसीलें बनेंगी। इस सिलसिले में कोई वो नहीं हुआ। ये एक फिर वही आपको बुरी लगेगी बात, आपकी सहाफ़ी बरादरी ने एक ये शोशा छोड़ दिया कि 5 नए ज़िले बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने वज़ीर आला साहब से भी बात की, मैंने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी बात की, मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात की, मैंने लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से भी बात की, मैंने एडिशनल चीफ से, जिन लोगों ने उनमें से किसी को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। अच्छा। बट आप ही की बरादरी में से किसी ने की खबर चला दी, फिर वो चलना शुरू। लेकिन ये खबर लीक भी आप ही की बरादरी में से किसी ने की ना। तो ये इस किस्म की कोई अभी देर एक और कोई बात नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। जिसने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की खिदमत की हमने ठान ली। इस मुश्किल वक्त में मुगल लैब्स में बाकी तमाम टेस्ट्स के साथ साथ होम सैंपल कलेक्शन फैसिलिटी के बाद अब मुगल लैब्स ऑफर कर रहा है ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्ट अप्रूव्ड बाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। मेन ब्रांच जौहर टाउन, शादमान ब्रांच ऑपोजिट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड डिफेंस ब्रांच नियर आदिल हॉस्पिटल। खिदमत में मगन, अ प्रोजेक्ट ऑफ मुगल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एहतियात जितना फासला है। काश इतना सा किया होता तो आज ये पछतावा ना होता। अब भी वक्त है, खुद को दूसरों से और दूसरों को खुद से बचाएं। पहले से ज्यादा एहतियात करें अब जब भी बाहर जाएं।
वेलकम बैक नाज़रीन। बीट स्पेशल में गुफ्तगू हो रही है सूबाई वज़ीर बराए आबपाशी मोहसिन लगारी से, जिन्होंने अपनी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। ये भी बताया कि 6 दफ़ा जो है उनके सेक्रेटरी तब्दील हुए और लेकिन उसके बावजूद आप काम कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहूँगी, और ख़ास तौर पर क्योंकि आपका इरीगेशन के बारे में एक अच्छा एक्सपीरियंस है और इस पानी के हवाले से और ये जो आबपाशी का निज़ाम है इस पर आपकी ग्रिप भी है। तो ये बताइएगा, गो के पंजाब में नहीं है डैम्स, लेकिन ये जो डैम बनाने के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो भाषा डैम के हवाले से कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट कर देंगे, तो आपको लगता है कि ये एप्लीकेबल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं बेटा जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के बनने से हम ये जो जितनी मर्जी हम सड़कें बना लें और जितनी मर्जी हम नालियों को पक्का करवा लें और वो कर लें, वो सारी चीज़ें इन मंसूबों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमने अपने मुल्क के अंदर जब ये डैम बनाए थे 1960s में, ये तरबेला और मंगला के हमारे जो डैम बने हैं, आज जो हम रोटी खा रहे हैं इन्हीं डैमों की वजह से खा रहे हैं। हमें ये इनमें वक्त लग जाता है, इनमें पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन फिर इनसे पे बैक भी बहुत ज़्यादा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपकी फूड सिक्योरिटी आइंदा वाली आने वाली नस्लों के लिए महफूज होती है। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी खुराक की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। उन खुराक की ज़रूरियात को हमें पूरा करने के लिए हमें नए ज़मीन को ज़ेरे काश लाने की ज़रूरत है कि हम अपने खाना उगा सकें, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। कहत आते थे ना, आप पुरानी तारीख उठा के पढ़ें, कहत आते थे आधी आधी आबादी भूख से मर जाती थी। तो फिर जिस वक़्त ये नहरी निज़ाम और दरियाओं को हमने टेम करके किया, तो उस मुसीबत से अल्लाह ताला ने हमें निजात दी। तो अगर अभी हम नहीं अपने नहरी निज़ाम को इसको देखेंगे, तो मैं तो देखता हूँ कि बढ़ती हुई आबादी को हम खाना भी नहीं दे सकेंगे। तो ये मंसूबे ज़रूर होने चाहिए, और ऐसे बहुत सारे मंसूबों को हमें एट पैरेलल चलना चाहिए। जब ये अभी जो गवर्नमेंट दावा कर रही है, आपकी गवर्नमेंट ही कर रही है, ये कर सकेगी? ये स्टार्ट इस कंडीशन में है, हमारा मुल्क है, हमारे मुआशी हालात इजाज़त देते हैं? मुआशी हालात इजाज़त देने की बात नहीं होती। अल्लाह माफ़ी दे, आपके मुआशी हालात ना भी ठीक हों और आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आपकी सब तवज्जो उसी तरफ लग जाती होती है, तो बाकी चीज़ों को आप छोड़। जब ये सर्वाइवल, ये हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमने नहीं किया, और बहुत सारे लोग, अक्सरियत लोग इसको बिजली के लिए समझते हैं। नहीं, बिजली के लिए नहीं है, ये पानी के लिए हैं। मंगला और तरबेला भी पानी के अल्टरनेट रिजर्वायर्स हमने बनाए थे। पानी, बिजली उसमें से बाय प्रोडक्ट है, बिजली ही उसका मकसद नहीं है, मकसद उसका पानी है। ये भी है पानी, बिकॉज पानी की जिंदगी, वाटर इज लाइफ। तो ये चीज़ हमें समझ आ जाए तो हम इसको, हमारा जो इस वक्त दुनिया की औसत है कि कोई भी जो दरिया या रिवर सिस्टम है ना, दुनिया की औसत है कि उसके 40% के फ्लो को वो स्टोर करते हैं। हम 10% भी नहीं है, तो जरूरत है ना। बाकी दुनिया पागल तो नहीं है। मुझे मिस्र जाने का इत्तेफाक हुआ, तो दरियाए नील के काहिरा में, दरियाए नील के दोनों तरफ काहिरा का सबसे महंगा इलाका, होटल्स बड़े बड़े, सारा कुछ हो। तो मैंने कहा यार, वो गया जो दोस्त था उसके साथ बात हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि यार यहाँ पे फ्लड नहीं आता? दरियाए नील के तो फ्लड्स किताबों में लिखे होते हैं। बिल्कुल। तो उसने मुझे बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा हज़रत यूसुफ का किस्सा याद है? मैंने कहा कौन सा? उसने कहा कि फ़िरौन मिस्र से उससे पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है कि 7 गायें सेहतमंद हैं और 7 लाग़िर हैं। तो उसने कहा जो इसकी ताबीर बताए, तो हज़रत यूसुफ ने उसकी ताबीर ये बताई कि 7 साल आएंगे खुशहाली के और फिर 7 साल कहत ज़्यादा हो। तो उस वक़्त फिर उन्होंने गंदम को, जब उनकी खुशहाली के, तो उन्होंने उसको स्टोर किया, और जब कहत साली वाले साल। तो इसी तरह उसने कहा कि दरियाए नील के ऊपर उन्होंने जो आसमान डैम बनाया है, तो उसने कहा कि वो तो हमारा 4-5 ईयर्स का हमारा फ्लो वो स्टोर कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि भर। तो जब उसमें पानी ज़्यादा था हम उसको स्टोर कर लेते हैं, जब पानी कम होता है तो उसमें से हम छोड़ देते हैं। तो उससे मिसाल उसने कहा, उसे इशारा कर, उसने कहा हमने टूटी की तरह उसको कंट्रोल किया हुआ। जिस तरह टूटी में से पानी, तो दरियाए नील में फ्लड नहीं आता, अब काहिरा में नहीं डूबता, अब ये तबाही नहीं फैलाता। जब ज़्यादा पानी आता है हम उसको स्टोर कर लेते हैं, जब कहत साली के साल आते हैं उस स्टोर किए हुए पानी को हम इस्तेमाल करवा देते हैं। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ तो 30-32 दिन का स्टोरेज है सारा, उनके पास जो है वो 3 साल का स्टोरेज है, कैपेसिटी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जिसको करना चाहिए था, जिसको हमने नहीं अहमियत दी। ओरिजिनली जब ये प्लान हुए थे तो प्लान ये था कि हर 10 साल में एक नया डैम हम बनाते आएंगे, बिकॉज पुराने जो डैम है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाती है। दरिया के साथ मिट्टी आती है ना बेटा, तो उसका जो लेवल है वो मिट्टी बैठती जाती है, तो उसकी जो स्टोरेज है वो कम होती जाती है। तो इस वक्त जो है
चश्मा जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट हुआ है, चश्मा तो ओवर अबाउट 70% ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे तो साबिक चीफ जस्टिस साहब अच्छा खासा फंड भी इकट्ठा करके गए, वो यूटिलाइज होगा? होना चाहिए, लेकिन इतने वो फंड एक मतलब अच्छी नियत की एक At least start तो था। Yes, लेकिन वो इतने पैसे बहुत चाहिए होते हैं इसके लिए हम दुनिया से उधार ले सकते हैं, और ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं क्योंकि इतना पे बैक करते हैं ये। अब आप किसी को कहो ना कि मुझे काम करना है तो क्या करना है, कहो या मैं फलाना, तो अगर उसको प्रॉफिटेबल लगेगा कहा हाँ यार तो वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करेगा, बिकॉज रिटर्न्स है ना उस पे। ये कोई डेड प्रोजेक्ट तो नहीं है ना कि जिसमें सिर्फ पैसे लगेंगे, ये तो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें से कमाया जाएगा। पॉलिटिकल एक वो हो जाएगी, ऑरेंज ट्रेन से कमाया कुछ नहीं जाएगा, ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए मजीद उसमें पैसे डालने कंटिन्यूअसली देते रहना पड़ेगा। तो ये तो उसके मुकाबले में ऐसी चीज है जिससे कि पूरा मुल्क के अंदर एक प्रोडक्टिविटी होगी, चलेगा काम। एक एक ये जो हम नहर बनाते हैं ना, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, सब दुनिया कहते हैं कि जी सी पैक जो है वो बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर है। मैं कहता हूँ नहीं, कच्ची कनाल जो है ना वो गेम चेंजर है। जब 7 लाख एकड़ नए आबाद होंगे तो वहाँ पे जो एक एक गंदम का दाना पैदा होगा वो मुल्क की जीडीपी में ऐड करेगा और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगा, लोगों में खुशहाली आएगी। जो लोग आज लड़ने के लिए हमारे से बंदूकें उठा के पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, वो लगता है ऐसा, तो उन लोगों को जब रोजगार मिल रही होगी, और वैसे भी ये कहा जाता है कि जब आप माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाते हो तो फिर ये लड़ाई झगड़े मसाइल ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। दुनिया में देख लो ना। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी कोरोना की वबा भी हम लोगों ने फेस की, इसके हवाले से जो हुकूमती पॉलिसीज थी किस हद तक मुतमईन है हम? क्या हम कामयाबी से इससे निमट पाए हैं या फिर कहीं रह गए फ्लॉज, क्योंकि अभी भी इसका खतरा मौजूद है? बिल्कुल, दुनिया सारी में, दुनिया ये एक ऐसा मुश्किल थी जिसके बारे में कोई किसी को तजर्बा नहीं था। ये एक नई मुश्किल आई थी सबके लिए। मुख्तलिफ मुल्कों ने इसको मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया। कोई मॉडल अच्छा है, बुरा है, उसका जो है जो रिजल्ट जो है ना वो बताता है कि भाई बेहतर था कि नहीं था बेहतर। चाइना के अंदर जिस तरह इतना डिसिप्लिन है उनका हुआ, तो उन्होंने वुहान को बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, आना जाना सब कुछ, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज थे, उनकी हुकूमत की इतनी रिट थी कि उन्होंने वो किया। और लोगों को, जो हमारे बच्चे कुछ वो जो टीवी शी पे पहले आके शोर मचा रहे थे, अब देखी होंगी आपने कि जी हमें बंद कर दिया है, ये वो हमें घर जाना है, जाने नहीं दे रहे, उन्होंने नहीं जाने दिया। अब वही बच्चे आके कह रहे हैं कि हमें घर, यहाँ मतलब खुश हैं वो कि भाई हमें वहाँ पे खुराक भी मिलती रही है, हमसे अगर हम आ जाते कहीं निकल आते तो वो बीमारी हम मजीद फैलाते। तो हमारे मुल्क के अंदर जो है इसके नंबर जो हैं अल्लाह का फजल है इतने बुरे नहीं हैं। अगर आप देखें अब हमारे जो रेट्स हैं वो डाउन होते जा रहे हैं, स्टेबल होते जा रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता ईद पे लापरवाही हुई थी और अब फिर ईद आ रही है। मैं वही बात कहूँ, ये फिर आप कहोगी घूम फिर, ये हमारा एज ए नेशन कैरेक्टर है ना, बिल्कुल उसको हमने तस्वीर करना है ना कि भाई वो ईद पे हम लोगों ने बेहतियाती की, आ गया एक उसमें स्पाइक आ गया, अब वो थोड़ा वो अब फिर से ईद आ रही, तो इसका एहतियात करनी, हमने खुद एहतियात करनी है ना। ये तो अपनी हर किसी ने अपनी ये एक ऐसी चीज है, मैं सबको कहता हूँ ना इसकी कोई गोली है, ना कोई इसका टीका है, ना इसका कोई ऑपरेशन है, ना इसका कोई दवा, ये कुछ नहीं है ना, इसके सिर्फ इलाज, इसका एहतियात है। वो एहतियात हमने करनी है, वो अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल। अब क्योंकि एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि जहांगीर खान तरीन शाह महमूद कुरैशी जब सेक्रेटेरिएट बना आपका जनूबी पंजाब का, तो इनकी आपसी जंग की वजह से कुछ दिनों तक तो बल्कि वो ज़िला ही डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो क्या समझते हैं ये जो बड़े रहनुमा हैं इनका कितना इन्फ्लुएंस है, ये कहीं पे जाके ये तबादले और इन चीज़ों में भी असरअंदाज होते हैं, या फिर इनकी जो ज़ाती पॉलिटिक्स है उसकी वजह से कारकर्दगी कुछ हद तक रुकी है? फिर मैं कहूँगी क्योंकि ये हमारे लिए एक पहली दफ़ा का तजर्बा है। आप हिंदुस्तान में चली जाएं, चंडीगढ़ तो 3 सूबों का कैपिटल है। आप विलायत में चली जाएं, सारे जो ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल ऑफिसेज हैं वो लंदन में नहीं है, कोई मैनचेस्टर में है, कोई लीड्स में है, कोई ब्रैडफोर्ड में है, कोई कहाँ है, मुझे तो इतने शहरों के भी उनके नाम नहीं पता। तो ये गवर्नेंस के डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं, दुनिया में ये मिसालें मौजूद हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो डिवाइडेड। अब पाकिस्तान में देख लो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहाँ है? कहाँ है? कराची में। हमारा कैपिटल तो इस्लामाबाद में है। सबसे वो कराची बड़ा। वापडा का हेड ऑफिस कहाँ है? लाहौर।
तो कैपिटल तुम्हारा इस्लामाबाद है। सो ये चीजें होती हैं, हम फिर वही छोटी छोटी बातों में बिग पिक्चर से नजर अब ये कह सकते हैं कि कराची या इस्लामाबाद या लाहौर अलग तो नहीं है ना, एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क है। तो इसी तरह ना ये मुख्तलिफ मॉडल है, हम छोटी बातों में इतना फंस जाते हैं कि जो बिग पिक्चर होती है उस पर हमारी नजर नहीं होती। लेकिन ये छोटे छोटे जो रास्ते की रुकावटें आती हैं ये रिजल्ट को लेट कर देती हैं और खराब कर देती हैं, आपको नहीं लगता? यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा, हम छोटे काम के लिए बड़े मकसद पे से हमारी नजर हटा। अच्छा, अगेन वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, हर सोशल मीडिया पे यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आपको लगता है कि जहांगीर खान तरीन बाहर गए तो फिर ये पीछे जाके कोई इस तरह से लॉबी हो रही है या फिर ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जहांगीर तरीन जब यहाँ पे थे तब भी ये बिल्कुल ही होता नहीं था, तब भी ये होता था ना। हम लोगों को चाहिए होता है कि कोई ना कोई शायद नमक मिर्च मसाले वाली चीज चलती रहे, उससे होता क्या है, जो असल इश्यूज होते हैं ना उनसे नजर हट जाती है, हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, फोकस होके वो जैसे पंजाबी सिर सुट के काम करने वाला दी लोड है, जैसे दूसरे पास। आप खुद एज अ ऑब्जर्वर वज़ीर आला की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है? देखिए, वज़ीर आला या कोई वन मैन नहीं होता, हम बदकिस्मती से यूज टू हैं वन मैन शो के। मतलब है, मुझे आप बताएं, जब शहबाज शरीफ साहब होते थे तो वो वन मैन ही होते थे, उनके अलावा आप मतलब राना सनाउल्लाह के अलावा मुझे बाकी वजीरों के नाम तो बता दें आप, नहीं होगा। सो अब जब हर किसी की ये डिस्ट्रीब्यूटेड वो चीज़ें हैं तो इसलिए हमें ये चीज़ को लगता नहीं कि यार ये उस्मान बुज़दार ने क्यों नहीं जाके जूते पहन के तो खड़ा हुआ वो जहाँ पानी इकट्ठा हुआ था। तो अगर नीचे से वो सिस्टम्स को वो चेंज कर रहे हैं, आप ही देख रही होंगी बन रहे हैं ना अब ये सीवरेज के सिस्टम्स में, तो वो हमें नहीं वो लगता है यार ये तो कोई नज़र तो नहीं आ रहा, तो हम वो विजिबिलिटी की तरफ जाते हैं। हम हमारे दिमागों को ट्रेन इस तरह कर दिया गया है, दैट इज हाउ वी आर ट्रेन्ड। तो उसकी बजाय अगर ये कोई अमल होते, लेकिन अभी हमारे मसाइल महंगाई और ये चीजें आम आदमी के मसाइल, मैं आपको समझा, एक वो विजन के साथ चल रहा है, राइट। अब ये जो चीजें हम कह रहे हैं महंगाई और ये, लेट बी वेरी हकीकत वाली बात करते हैं, ये महंगाई क्यों, वो क्यों है महंगाई? लोग तो कहते हैं कि भाई जिस चीज का इमरान खान नोटिस लेते हैं वो चीज गायब हो जाती है, महंगी हो जाती है, नायाब हो जाती है। ये तो फिर नमक मिर्च मिसाले वाली बात है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉजेज फॉर एवरीथिंग। महंगाई की जो हम बात कर रहे हैं, अगर अभी हम दुनिया के अंदर मार्केट फोर्सेस हैं, सप्लाई एंड डिमांड उनको डिटरमिन करती है। अभी जिस वक्त हम ये आटे का वो हो रहा है तो 6.5 अरब रुपए पंजाब को महीने के सब्सिडी में देने पड़ेंगे ताकि आटे के रेट को कंट्रोल किया जा सके। अब ये जो 6.5 अरब रुपए हम दे रहे हैं, ये हमारे जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनको इसकी सब्सिडी मिल रही है, ठीक। रूरल एरियाज में दाने हर किसी ने अपने रखे होते हैं, तो इन 6.5 अरब रुपए का देही इलाके के अंदर किसी को कोई इसमें नफा नहीं होगा। लाहौर के अंदर अगर मैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर जाके रोटी खाता हूँ तो वो जो नान वहां पे रोटी खा रहा हूँ वो भी सब्सिडाइज्ड है, वो नहीं होनी चाहिए सब्सिडाइज। जो ये हमें सब्सिडी देनी चाहिए पोरेस्ट ऑफ द पुअर को देनी चाहिए हमें, जो देहात में है चाहे वो शहर के अंदर है। तो अगर हम इनको मैंने तो ये सजेशन दिया, इस पे हम इंशाल्लाह काम भी करेंगे, हम इसको टारगेटेड सब्सिडाइज करें। हम लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको कैश ट्रांसफर कर दें। तो जो देहात वाला जिसके पास दाने अपने हैं ना, जब उसके पास कैश ट्रांसफर होगा तो उन्हीं पैसों के साथ वो अपनी जिंदगी की कोई और जरूरत पूरी कर लेगा। शहर वाला जो होगा उससे वो आटा ले लेगा, क्योंकि उसके पास दाने हैं, तो क्या उसको नहीं, इसका गरीब आदमी को उसका सपोर्ट मिलनी चाहिए। यानी गलत लोग सब्सिडी ले जाते हैं, इस बात पे आप, हम लोग ब्लैंकेट कर देते हैं ना। मतलब जिस आदमी का 6 कनाल का घर है मॉडल टाउन में वो भी सब्सिडी ले, और उसका जो ड्राइवर है वो भी उसी तरह ले सब्सिडी, नहीं ना। जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है वो तो मार्केट फोर्सेस के साथ दे, और जो गरीब, बाकी दुनिया में फूड स्टैम्प्स होते हैं, आप अमेरिका में जाएं तो गरीब लोगों को फूड स्टैम्प्स दिए जाते हैं, वो खाने की चीजें लेने की बजाय वो फूड स्टैम्प से पे करते हैं और वो करते हैं, अमीर लोगों को वो नहीं मिलते। मार्केट के जो रेट्स हैं वो मार्केट की फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड करती हैं। उस सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जो लोग होर्डिंग करते हैं, जो जखीरा अंदोजी करते हैं और सप्लाई को रोकते हैं, उनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए कि सप्लाई जो है वो स्मूथ रहे मार्केट के अंदर और डिमांड को वो मीट करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यकीनन जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा हर तबके के लिए, हर जो पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके लिए, सबके लिए एक सिस्टम बनेगा तो फिर ही मसाइल हल होंगे। वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी एक नई मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।